हिमांशु जी, एक आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट जरा इसमें ले लो। मेरे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि मोदी जी को पीएम बनाने में अडानी अंबानी जी का अहम रोल है, मोदी जी को बर्बादी में भी अडानी जी का अहम रोल रहेगा। उनका कहना यह है कि अगर वो एक एक किसी के सहयोग से आगे ऊपर बढ़े थे तो वही वही सीढ़ी उनको नीचे भी लाएगी। अ, ये ये बात बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वो अपने को इतना आइडेंटिफाई कर लिए हैं अडानी जी के साथ, तो वो शायद उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और दूसरी बात ये, जो स्मृति ईरानी जी या और भी बीजेपी के प्रवक्ता एक लाइन ले रहे हैं कि अगर मोदी जी के ऊपर कुछ कहा जा रहा है तो भारत के ऊपर वो आरोप लग रहा है, और भारत के को खंडित करने के लिए या भारत को कमजोर बनाने के लिए हम विदेशी ताकतों का हमला। तो और अडानी जी भी कह रहे हैं कि मैं तो भारत का रिप्रेजेंटेटिव हूं, ये भारत के ऊपर हमला है। इस सारे उसको आप क्या, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस तरह का? आपको लगता है कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है? हिमांशु जी। जी नमस्कार आपके दर्शकों को, और बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने चुना है। हालांकि अगर आप 41 मिनट की जो स्पीच है जॉर्ज सोरोस की, अगर आप पूरी सुनेंगे तो उनमें बातें क्लाइमेट चेंज की थी और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरीके का एक फोकस रहा है टर्की, ब्राजील, इन सब जो चाइना वगैरह, इंडिया, तो इंडिया पे भी फोकस है। और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये बात उन्होंने कही कि इंडिया के पॉलिटिकल हालात और इसके ऊपर किस तरीके से मतलब मोदी के बारे में उन्होंने बात की और अदानी के बारे में उन्होंने बात की। तो कहीं ना कहीं वो एक निशाना ताकने की बात थी। लेकिन इंडिया में मोटे तौर पे अगर इंडिया की राजनीति अगर इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखने जाएंगे तो ये मुद्दे फिलहाल पूरे वर्ल्ड के हेडलाइंस में जमे पड़े हैं। रोज ना रोज कुछ खबरें आती है, तो आपका एक परसेप्शन इसी मुद्दों पे बिल्ड होगा। ये बिल्कुल मतलब उसका जो उन्होंने जो व्यू दिया है वो उस हेडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए दिया है। जॉर्ज सोरोस की अगर हम बात करें तो उसको आपको समझना पड़ेगा दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी, वो भी एक शॉर्ट सेलर रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पाउंड्स को उन्होंने शॉर्ट सेल किया था। पूरी की पूरी इंग्लैंड में जो एक जिसको बोले आर्थिक तौर पे मंदी आई थी, वो उसके शॉर्ट सेलिंग की वजह से तो उन्होंने $1 बिलियन का प्रॉफिट किया था। उनकी माइंडसेट कहीं ना कहीं सोशलिस्ट है। तो वो जब जूस की बात आती है, वो जू है खुद, जो इजराइल की बात आती है तो इजराइल के साथ बोलते हैं कि इस मुद्दे को सॉल्व होना चाहिए, लेकिन हम इस मुद्दे के साथ खड़े नहीं है। तो उनका एक उनको जो पूछा गया इंटरव्यू में कि आप एक मॉरल जॉर्ज सोरोस की तरह बात करते हैं, इमोरल जॉर्ज सोरोस की तरह बात करते, तो वो बोलते हैं वक्त आने पे पैसा बनाने पे इमोरल हूँ और वक्त आने पे मैं मॉरल हूँ। तो वो उस तरीके से जो बोले, क्या बोले उसको, फिलैंथ्रोपी के जरिए वो पैसा दे रहे हैं, अपना एक एजेंडा है वो करने के लिए। जिस तरीके से पूरा परिप्रेक्ष्य बना है भारत में पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, सबसे पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई जिसका टाइटल था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, और निशाना बिल्कुल अदानी के ऊपर ही ताका गया था उसमें भी। उसके बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें नरेंद्र मोदी पे निशाना ताका गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, वापस अदानी पे पूरा निशाना, और तब जाके ये पूरा का पूरा मामला मोदी और अदानी दोनों के बीच में जाके बैठ गया और पूरी की पूरी दुनिया की हेडलाइंस उस तरीके से गवर्न होने लगी। अभी जो एक नई कंट्रोवर्सी आई है, इजरायली कंट्रोवर्सी, जहां पे कुछ 30 इलेक्शंस पूरे वर्ल्ड वाइड में रिग किए गए, ऐसे इजराइल के लोग बोल रहे हैं। तो एक नई कंट्रोवर्सी, और ये भी मतलब बात हो ही रही थी कि जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में आ गया। तो समझना ये पड़ेगा कि हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस इन सब ने मिलकर इंडिया की करेंसी पे तो कहीं शॉर्ट नहीं किया है, क्योंकि जो लंदन में हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, वही यहाँ पे हो रहा है। देखिए, अगर आप भारत की आर्थिक व्यवस्था की आप बात करें तो समस्याएं बिल्कुल है। सरकार स्वीकारे ना स्वीकारे, डिमांड को लेकर बहुत सारी समस्या है। नोटबंदी से जिस तरीके से आर्टिफिशियल रिसीजन ट्रिगर किया गया, उसके बाद टैक्सेशन आया, ये सब बैठे बैठे कहीं ना कहीं कोरोना आ गया, तो कोरोना में आपकी डिमांड बहुत डम हो गई। लोग अवेलेबल नहीं थे, दिन दिहाड़ी के मजदूर चले गए अपनी जगह पे। आज भी जब कोरोना के बाद जब डिमांड खुली, ऑयल जब नेगेटिव में था और ऑयल पॉजिटिव में आया, तो डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आया, और उसके ऊपर जॉबलेस ग्रोथ और डेट ड्रिवन ग्रोथ। तो ये जो विशियस सर्कल है कि एक आपने गड्ढा खोदा, वो भरने के लिए दूसरा गड्ढा किया, दूसरा गड्ढा भरने के लिए तीसरा गड्ढा किया, जो विशियस सर्कल है उसमें वही पैटर्न कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड अपने ब्याज के दर घटाएगा आज नहीं तो कल, उसके पाउंड के ऊपर उन्होंने शॉर्ट सेल किया था। इंडिया की करेंसी के हालात फिलहाल जिस तरीके से है, तो देखना बड़े परिप्रेक्ष्य में ये पढ़ना आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं है।
हालांकि 9 स्टेट्स में चुनाव, 2024 के चुनाव, ये बिल्कुल मुद्दे पे है, लेकिन जिस तरीके से बातें आ रही तो उसमें ये आपको समझना पड़ेगा कि ये आर्थिक जो परिस्थितियां पैदा की हुई है उसमें कहीं जॉर्ज सोरोस अपना बेनिफिट तो नहीं देख रहे, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। हालांकि इसके कोई एविडेंस नहीं है। शॉर्ट सेलिंग जिस तरीके से अदानी के बॉन्ड्स में होना था, लेकिन शेयर्स के प्राइस यहाँ पे टूटे, तो टैक्स हेवंस में ये जॉर्ज सोरोस फंडेड को एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज, उन्होंने वो शेयर्स जो कि प्लेज किए गए हो वो भाड़े पे लेके यहाँ पे डालना शुरू किया और वापस वो शॉर्ट सेल करके करेंगे, ऐसी कुछ गेम तो नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। ये सब मुद्दे एक बिजनेस वर्ल्ड में, और जॉर्ज सोरोस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो करेंसी शॉर्ट सेलर रहे हैं, बाद में वो शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग उन्होंने प्रैक्टिस की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े तो भली भांति समझते हैं पूरे अर्थव्यवस्था, आर्थिक चक्र जो होता है पूरे विश्व का, कहाँ पे क्या हो रहा है। एशियन क्राइसिस के पीछे वो थे, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मतारी ने भी उनको मतलब एलिगेशन किया था, बहुत सारे मामले उनके सामने अभी दर्ज है। तो वो एक तरीके से वेल्थ क्रिएटर है, और एक तरीके से वो अपना जो स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म है उसको फंड और फ्यूल करने के लिए फिलांथ्रोपी भी करते हैं, और एक तरीके से वो नोटोरियस इकोनॉमिक क्रिमिनल, मतलब एक नोटोरियस इकोनॉमिक एलिमेंट भी है। तो ये सब मुद्दे भी देखने पड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्थान पे आज लाके रख दिया है भारत में कि अदानी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलना पड़ेगा। ये जो हुआ है मामला, ये कहीं ना कहीं यही है कि इस मुद्दे पे आपको बोलना पड़ेगा। तो इस मुद्दे को, अदानी के पूरे मुद्दे को, अदानी के पूरे मसले को भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी खास करके किस तरीके से एड्रेस करती है, उसका जवाब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीजों में पड़ा है। अगर ये जवाब, क्योंकि ये जॉर्ज सोरोस ऐसा आदमी है जो अगर गलत जा रहा है तो सही करने के लिए वो कुछ भी करेगा। हालांकि ये कहीं कहीं और सुनाई बात है कि अमेरिका में जो रिपब्लिकन्स का और ये जो मामला हुआ था, तो पत्थर कहां से आए लोगों के पास है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि पूरी की पूरी पत्थर उस जगह पे लगवा दिए थे, फंडिंग की थी, लोगों को मोबिलाइज। तो ये नोटोरियस एक्टिविटीज, आपको एक फिल्म आई थी एजेंट विनोद, उसमें जो लॉर्ड मेटला का कैरेक्टर था ना, वैसा ये बंदा है, न्यू ऑर्डर क्रिएट करने के लिए कुछ भी लेवल पे दुनिया में जाके कर सकता है। तो उसकी बात को इतना वजूद इसलिए दिया जा रहा है, इतने रिबटल्स इसलिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला ऐसे फिक्स कर दिया गया है इन लोगों ने कि अदानी के मुद्दे पे सरकार को क्लीन आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपने भी कहा था अपने पिछले एक वक्तव्य में कि बोफोर्स को लेकर जिस तरीके से राजीव गांधी की सरकार को समस्याएं हुई थी, और तब विपक्ष इतना, ये लोग विपक्ष में बैठे थे, विपक्ष मजबूत था, हालांकि विपक्ष लड़ रहा है, मीडिया ऐसा नहीं था। मीडिया तब बोफोर्स जो भी बात आती थी वो लिखता था, आज हालांकि मीडिया ऐसा नहीं है। आज सोशल मीडिया पे कुछ बात आती है तो उसके रिबटल्स इमीडिएटली आने शुरू हो जाते हैं। तो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव तक किस तरीके से बिहेव करती है, इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करती है, उसके ऊपर इसका पूरा मदार है। वरना देखना ये पड़ेगा कि कहीं जॉर्ज सोरोस ने इंडियन करेंसी को तो शॉर्ट सेल नहीं किया है, और वो इस बेट पे तो नहीं लगा पड़ा है कि चलो ये होना ही चाहिए, और वो जिद पकड़ के बैठा है कि चलो मैं तोड़ के रहूंगा, या पूरी इकोनॉमिक हिटमैन्स की जो गैंग है वो ये लगा के रहे। क्योंकि हालात देश के अर्थतंत्र के अगर आप देखने जाए तो बहुत ही नाजुक है, तो ये परिस्थितियां बहुत ही नाजुक है। अब इसमें कैसे ये सरकार हैंडल करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे मतलब इसको एड्रेस करती है, अदानी के मुद्दे को आपको एड्रेस करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बोल दिया कि हम आपकी वो सील्ड एनवेलप वाली जो कमेटी है उसको हम खारिज करते हैं, हम अपनी कमेटी बनाएंगे। तो लग रहा है इस मुद्दे को एड्रेस किया जाएगा और तब जाके शायद कुछ डस्ट सेटल हो सकती है। पर जिस तरीके से चेन ऑफ इवेंट्स जो बने हैं पिछले कुछ महीनों में, ये बिल्कुल मतलब कोई ना कोई पैसा कमाने की फिराक में है, अगर भारत की आर्थिक परिस्थितियां कुछ गलत जा रही है। मैं एक चीज और ये पूछ रहा था, ये जो सारी चीजें हैं वो कुछ हमारे ऊपर एक कुछ प्रश्न चिन्ह भी लगा रही हैं। और प्रश्न चिन्ह क्या है कि जब आप एक चीज पूछते हैं तो उससे दूसरी चीज उठती है, तीसरी चीज उठती है। जो भारतीय लोकतंत्र की बार बार बात होती है और उसमें ये होता है कि भाई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इत्यादि इत्यादि, उस पे हाल के दिनों में मैंने एक चीज और देखी। अब लोग ये भी प्रश्न चल हो रहा है, मैं 2-3 डिबेट में रहा जहां पे जब गुजरात दंगा नहीं बोलते हैं वो लोग कहते हैं कि गुजरात दंगा नहीं था, वो एक दल विशेष द्वारा प्रायोजित जेनोसाइड था। क्योंकि दंगा, उनका कहना है कि दंगा तो दोनों तरफ से होता है, दोनों को वहां पे वो इस तरह की बात कहते हैं। जैसे वो कहते हैं कि सन 84 का जो दंगा था और जो सिखों के ऊपर जो हत्या हुई थी, वो दंगा नहीं था, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड था।
मैं आपसे समझना इसलिए चाह रहा हूं कि अगर अगर भारत जो आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह के अपने को G20 की सदारत कर रहा है और जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इन सब प्रश्नों के जवाब भी तो कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक प्रश्न उठ रहा है तो तमाम प्रश्न उठ रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के इंडिपेंडेंट होने पे, ट्रांसपेरेंट होने पे, इत्यादि इत्यादि। हिमांशु जी। हाँ, तो देखिए ये सब मुद्दों पे बेसिकली अगर आप देखने जाए तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम भी बनी थी और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पे सब मतलब जो भी जजमेंट आए जिस तरीके से बात हुई, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि ये जिसको बोले ना वो एक आग लगती है तो वो शमने का नाम नहीं लेती है। तो ये मुद्दा ऐसा है, मुझे लगता है ये हमेशा जब भी इलेक्शंस आएंगे, जब भी चुनाव आएंगे या जब भी मोदी का जो जिस तरीके की राजनीति है उसकी बात आएगी तो ये मुद्दा वैसे का वैसा जिंदा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया वो ये था कि लंदन की जो एजेंसी ने अपनी जांच की, वहां के अपने जो सिटीजन्स इस दंगे में जिस तरीके से उनका जो हुआ था, तो उस मुद्दे को लेके, लेकिन इसको घुमा फिरा के जैसे आ गया वहीं पे कि ये इस तरीके से है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा का पूरा जो मामला 2002 का है उसका जिस तरीके से मोदी की राजनीति के साथ उसको जोड़ा गया है वो कहीं उससे मतलब अलग हो सकता है। दैट्स द अदर साइड ऑफ द मोदी पॉलिटिक्स। तो वो मतलब उस तरीके से रहेगा और रहेगा। अब इसमें क्या क्या ट्रांसपेरेंसी लानी है, क्या पॉलिटिकल डिबेट्स आपको करनी है, क्योंकि 2007 में देखिए आज तक चैनल पे आशीष खेतान और उनकी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। 2007 में गुजरात में चुनाव थे, कई सारे वीडियोस उस स्टिंग ऑपरेशन के इसमें यूज किए गए हैं। तो तब 2007 में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसका बेनिफिट बीजेपी को नहीं मिलेगा, ये उसके खिलाफ जाएगा। तब जाके सोनिया गांधी जब स्टेज से मौत का सौदागर शब्द एक बोल दिया तो पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा जो मतलब पलड़ा था वो बीजेपी की तरफ आ गया और 2007 के चुनाव वो लोग जीत गए। तो उस चीज ने बेनिफिट करवाया। अब ये चीज जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आई है, 2024 के चुनाव है, 9 स्टेट्स में चुनाव है, तो क्या ये उसी लय पे जा रहा है? तब ये शायद ऐसी चीजें थी कि मोदी जी मतलब मंच से ऐसा कहते थे ये सब गुजरात विरोधी ताकतें हैं। आज क्या है, वही नैरेटिव हो गया है भारत विरोधी ताकतों का। क्योंकि अगर आप सीक्वेंसेस पढ़ेंगे तो ये चीजें हो रही है। आज देखिए ओवैसी कहीं नहीं है मुद्दे पे, आप समझ लीजिए ओवैसी कहीं धरातल पे नहीं दिख रहे इस मुद्दों पे बात करते हुए, लेकिन ये बातें आ रही है अंतरराष्ट्रीय समुदाय से। तो क्या ये वही नैरेटिव एक जमाने में जो 2007 में था कि अगेंस्ट गुजरात है, वही नैरेटिव आज अगेंस्ट इंडिया खड़ा करके और इस तरीके से अगर उसका बेनिफिट लेने की बात है या मतदाता उस तरीके से जाएंगे कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज सिंह साहब जो समझनी पड़ेगी वो क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास उनका एक कमिटेड कार्यकर्ताओं का जो वोटर बेस है 18 करोड़ कार्यकर्ता, जो कि 2019 में 90 करोड़ लोग चुनाव के लिए मतलब एलिजिबल थे अपना वोट डालने के लिए। इस बार शायद 100 करोड़ होंगे, पहली बार किसी मतलब एक लोकतंत्र में 100 करोड़ लोग अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। तो उसमें ये 18 करोड़ लोग जो है उनके कमिटेड कार्यकर्ता, मतलब उनकी जो 18% कमिटेड वोट बैंक है और बाकी की मतलब वो 22% लेके आते हैं तो वो रूल करते हैं। तो क्या ये नैरेटिव उन 22% के लिए जिनकी विचारधारा बिल्कुल जिसको बोले कि हिंदूवाद की विचारधारा के साथ जुड़ी है या राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जुड़ी है, ये उनके लिए तो नहीं है। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी मुझे लगता है बड़े परिप्रेक्ष्य में और जिस तरीके से राजनीति हो रही है। बट मैं एक बात से सहमत हूं, जैसे आपने कहा था कि बोफोर्स जिस तरीके से राजीव गांधी को हिट कर गया था, शाइनिंग इंडिया जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिट कर गया था, तो ये मिक्स ऑफ शाइनिंग इंडिया एंड अटल बिहारी, शाइनिंग इंडिया एंड बोफोर्स दोनों मोमेंट है। अब इसको बीजेपी कैसे एड्रेस करती है, इसके ऊपर मतलब अदानी के ऊपर देखिए, ये सब इंटरनेशनल जितने भी नैरेटिव्स आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि आप अदानी के मामले पे क्लैरिटी लाइए। तो क्लैरिटी मुझे लगता है वो कैसे लाएंगे, क्या करेंगे और इसका वोट्स में कैसे ट्रांसलेट होता है यही देखना पड़ेगा। जी। मैं आतंकजीत सिंह साहब, क्योंकि सारी डिबेट आज हम लोग थोड़ा लोकतंत्र के अगल बगल कर रहे हैं, मुझे एक चीज और बताइए, कल एक इलेक्शन, जी कुछ कह रहे थे हिमांशु जी? एक लाइन में एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे मीडिया संस्थानों की नजर नहीं है,
आपको जॉर्ज सोरोस के साथ उसके भाई पॉल सोरोस जो कि गुजर चुके हैं 2013 में, उसके धंधे पे भी नजर करनी पड़ेगी। उनका धंधा वर्ल्ड के कुछ 81 कंट्रीज में पोर्ट वाले मामले में था। तो आज वो पोर्टफोलियो अगर जॉर्ज सोरोस के पास है, तो जिस तरीके से अदानी को टारगेट किया गया है, क्योंकि अदानी आज एक बड़ी पोर्ट एंटिटी उभर के आ रही है हिंदुस्तान में, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि उसकी ये जो अभी जो ग्रोथ है, जिस तरीके से उन्होंने इजराइल में अपना हाइफा पोर्ट का किया, सुएज कैनाल में भी बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया में है, यहाँ पे श्रीलंका में है, तो ये उस दिशा में ये वो वॉर भी नहीं है, वो भी मुझे लगता है समझना पड़ेगा धंधे के परिप्रेक्ष्य में। बाकी जो चीजें हैं उस पर बिल्कुल मैं मानता हूं कि अदानी के ऊपर जो एलिगेशंस हुए हैं उनकी तहकीकात 100% होनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट धंधे के परिप्रेक्ष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि ये कोई ऐसी राइवलरी वाली बात भी तो नहीं है या उनको स्टॉप करने की, क्योंकि जब ऐसी बातें आती है तो इंटरनेशनल मार्केट से डेट लेना आपको मुश्किल हो जाता है, आपके ग्रोथ प्लान्स पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है। धंधे की और भी नहीं, ये देखना पड़ेगा।